माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th एक बार फिर से आपका इस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे ढंग से। लिटरेचर की क्लास है, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट, समझे ना। इंटीरियर मैनुअल हम लिटरेचर में पढ़ रहे थे बेटा। लिटरेचर में हमने देखो 3 पढ़ लिए। मेटाफिजिकल पोइट्री हो गया आपका, इसके बाद में मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद में मैंने आपको इंडो एंग्लियन लिटरेचर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, 3 हो गए आपके। चौथा आपका इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग होता क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग होता ये, तो देखो मैं खड़ा हूँ, अकेला हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। चाहे वो अपने आप से करूँ, कोई विचार करूँ, या मैं आईने के सामने होकर क्या कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। समझ गए ना। ये कहता है इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है वार्तालाप, बोल सकते हैं एकालाप, यानी खुद का। वार्तालाप तो क्या होता है कि दो व्यक्तियों के मध्य बातें होती है, वो वार्तालाप कहलाता है। एकालाप क्या होता है, यानी अपने खुद, यानी एक व्यक्ति अपने आप से ही क्या करे, बातें करे, वो क्या कहलाता है, एकालाप। और यहाँ बात करेंगे इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है आंतरिक। इंटीरियर का मतलब क्या है, आंतरिक। आंतरिक अंदर ही अंदर, सामने आवाज। देखो 2 तरीका के होते हैं। एक तो डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन यूज कर रहा है इसमें। कैसे कर रहा है, मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, लेकिन आवाज़ जो ऑडियंस है उनको सुनाई दे रही है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्रामा में भाई मैं सोच रहा हूँ, तो वो तो लिखना पड़ेगा, ऑथर को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वो चीज़। तो ये होता है इंटीरियर मोनोलॉग। या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब है कि जैसे लिखते हैं उसने सोचा, और उसने सोचा है। अब लेकिन हमें तो बताना पड़ेगा कि सॉरी उसको, रीडर्स को, दर्शकों को, कि उसने सोचा क्या है, पात्र ने, जो नाटक में पात्र चल रहा है उसने सोचा क्या है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखिए इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में कि इंटीरियर मोनोलॉग होता क्या है। आगे बात समझ में। तो देखिए एक बार इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में देखिए, बात करेंगे हम पॉइंट्स में। इंटीरियर मोनोलॉग, आप चाहो तो पॉइंट्स में आंसर लिख देना, और आप चाहो तो इसे कैसे आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक पैराग्राफ टाइप में क्या कर सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हो। चाहो तो आप किस में लिख सकते हो, पैराग्राफ के रूप में क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, चाहे पॉइंट्स में इसका आंसर लिख सकते हो। तो देखिए कैसे इंटीरियर मोनोलॉग के बारे में। सबसे पहले जो इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग यानी आंतरिक एकालाप। इंटीरियर मोनोलॉग किसमें, इज ए नैरेटिव टेक्निक, इज अ नैरेटिव टेक्निक। क्या बेटा, ये नैरेटिव टेक्निक है। क्यू यू ई है लास्ट में, समझ में नहीं आया तो क्यू यू ई टेक्निक। आगे समझ में, नैरेटिव टेक्निक यानी वर्णनात्मक तकनीकी है। किसमें होती है वर्णनात्मक तकनीकी, इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन, इन ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक फिक्शन। चाहे वो नाटकीय या गैर नाटकीय उपन्यास हो, कथा हो, कोई बुक हो, चाहे वो नाटक की हो चाहे गैर नाटक यानी उपन्यास हो, चाहे वो नाटक हो, हम ये बोल सकते हैं। उसमें एक नैरेटिव टेक्निक होती है। उसमें तो बताते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कहानी में लिखते समय। आगे बात समझ में। दैट यानी ये क्या करती है, दैट यानी ये प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करती है। ये क्या करती है, प्रस्तुत करती है। किन चीज़ों को प्रस्तुत करती है, थॉट्स, विचारों को। अभी समझाया मैंने आपको, विचारों को। आगे पासिंग यानी कौन से विचार, पासिंग जो चल रहे हों या गुजर रहे हैं, थ्रू यानी में से होकर, यानी मस्तिष्क में से, यानी जो व्यक्ति पात्र है, जो मंच पर है, उसके दिमाग में जो विचार गुजर रहे हैं उनको प्रदर्शित करने की जो टेक्निक है, नैरेटिव टेक्निक, वो क्या कहलाती है आपकी, इंटीरियर मोनोलॉग
कहलाती है। तो देखो, पासिंग थ्रू, जो क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, द माइंड से, किससे गुजर रहे हैं, मस्तिष्क से, दिमाग से गुजर रहे हैं। किसके दिमाग से, ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट जानते हैं, हीरो, नायक नायिका, कुछ भी मान सकते हैं, जो स्टेज पर है, एक पात्र ड्रामा का। यहाँ की समझ बात, पहली बात। इसकी बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। पहली चीज समझ में आ गई, एक नैरेटिव टेक्निक है बेटा। ये नैरेटिव टेक्निक किस में आती है, ड्रामेटिक हो चाहे नॉन ड्रामेटिक फिक्शन हो, उन दोनों में से किसी में भी ये क्या कहलाती है, नैरेटिव टेक्निक होती है। जो क्या करती है, प्रस्तुत करती है थॉट्स यानी विचारों को। मैंने आपको बताया था कि दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। और उनको प्रदर्शित कैसे करेंगे भाई, सामने वाला सुन तो सकता है, मैं सोच रहा हूँ दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, दर्शकों को पता ही नहीं है, सामने वाला है उसको पता ही नहीं है। लेकिन ऑथर ऐसा थोड़ी करेगा, राइटर ऐसा थोड़ी करेगा, वो उसको तो बताना पड़ेगा दर्शकों को या रीडर्स को, उसे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए क्या करेगा, अपनी जो फिक्शन है उसमें क्या करेगा, वो लिखेगा उनको। उसने सोचा, मैंने सोचा, जो भी है। तो सोचा मतलब विचार किया दिमाग में, वही बात आ गई, थॉट्स। नेक्स्ट, हाँ, किसके दिमाग में, प्रोटागोनिस्ट के दिमाग में। दूसरी बात करेंगे कि इंटीरियर मोनोलॉग इंक्लूड्स, इंटीरियर मोनोलॉग इंक्लूड्स यानी सम्मिलित करता है। इंटीरियर मोनोलॉग क्या करता है, सम्मिलित करता है। किनको, ड्रामेटाइज्ड, ड्रामाटाइज्ड, ड्रामाटाइज्ड यानी नाटकीय। ड्रामाटाइज्ड का अर्थ क्या बेटा, नाटकीय। कॉन्फ्लिक्ट्स, नाटकीय क्या, कॉन्फ्लिक्ट्स। और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर यानी आंतरिक। भाई क्या क्या चीज आती है इनमें, कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व, विचार चल रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अब क्या करूं, मैं ऐसे फंस चुका हूं। ऐसे नाटक में सोचते हैं ना, उपन्यास में सोचते हैं, कौन चाहे वो कोई भी पात्र हो, ऐसा सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। आपने सीरियल वगैरह में देखते हैं, आप अपने आप आवाज़ आती रहती है वो व्यक्ति सोचने की कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है बेटा, इंटीरियर मोनोलॉग ही तो है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी द्वंद्व, जो क्या चल रहे होते हैं, ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का अर्थ है द्वंद्व, बोल सकते हैं हमको, आंतरिक। ड्रामेटाइज्ड यानी नाटकीय। तो चलते हैं ना मन में कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना है। सेल्फ एनालाइज यानी आंतरिक विश्लेषण, एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण बोल सकते हैं। इमेजिन, कल्पनाएं, ये तो कल्पनाएं तो आप जानते हो, अपने आप दिमाग में चलती हैं कल्पनाएं। इमेजिन, कल्पनाएं, ठीक है। इसके बाद काल्पनिक डायलॉग्स हो, यानी इनको क्या करता है, इंक्लूड करता है। कौन, इंटीरियर मोनोलॉग। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इट मे बी डायरेक्ट पर्सन एक्सप्रेशन। इट मे बी डायरेक्ट पर्सन, इट मे बी डायरेक्ट पर्सन एक्सप्रेशन। ये किसी डायरेक्ट पर्सन का क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन होता है, हो सकता है। जैसे मैंने सोचा, ये डायरेक्ट है। और मैं बात करूँगा थर्ड पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ किसके बेटा, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में ये हो सकता है कि उसने सोचा। डायरेक्ट पर्सन यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्ति के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। किसके एक्सप्रेशन, ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है पात्र, उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन। जैसे सामने वो स्टेज पर खड़ा है और सामने बोल रहा है, उसकी मतलब बोल तो है नहीं रहा लेकिन फिर भी आपको आवाज़ आ रही है, वो कहलाता है इंटीरियर मोनोलॉग। आगे देखो इसमें क्या, हु इज फ्री, जो स्वतंत्र होता है। हु इज फ्री, जो स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, कंट्रोल से। किसके कंट्रोल से, ऑथर की कंट्रोल से। फ्रॉम द ऑथर्स कंट्रोल। ऑथर से या कंट्रोल ऑफ ऑथर।
ऑथर की, या फिर ये क्या हो सकता है बेटा, थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड इट मे बी थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट, थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन का। दैट बिगिंस विद ए फ्रेज, दैट बिगिंस विद अ फ्रेज सच एज ही थॉट। ऐसे लिखते हैं ना, ही थॉट, उसने सोचा, आगे क्या सोचा वो बातें लिख देते हैं, जबकि सोचा उसने, बोला थोड़ी है वो, केवल क्या किया उसने, सोचा है बस वो। आगे बस समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये जो टर्म है आपका कौन सा, इंटीरियर मोनोलॉग, ठीक है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक आपका अलग से क्या है, एक लिटरी टर्म है आपके सिलेबस में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके जैसा होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा की आवाज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे हम, आत्मा की आवाज़। आत्मा मतलब हम क्या सोच रहे हैं अंदर अंदर, हमारी आत्मा हमसे क्या कह रही है, वो कहलाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आंतरिक जो हमारी भावनाएं होती हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रीम एंड प्रभाव क्या चल रहा है दिमाग में। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये इससे रिलेटिव होता है, किससे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, कौन, इंटीरियर मोनोलॉग। यहां तक समझ में आ गया आपके, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, अभी उतारना चाहो तो पॉज कर करके उतार लो। अगला पॉइंट की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, देखो, इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑफन यूज्ड, इज ऑफन यूज्ड, ये अक्सर प्रयोग किया जाता है किसके स्थान पर, अभी बताया मैंने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या बताया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्थान पर भी ऑफन इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इंटरचेंजेबली, इंटरचेंजेबली यानी क्या हुआ इसका अर्थ, के स्थान पर, के स्थान पर, किसके स्थान पर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके स्थान पर भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, ये आपका पॉइंट है। अब देखो बात करेंगे लास्ट में, इट इज रिलेटेड सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी एक नया वर्ड है आपके सामने, सॉलिलॉकी, वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। सॉलिलॉकी होता क्या है, ये सॉलिलॉकी होता क्या है, देखो, ये भी आंतरिक एक आलाप होता है। आंतरिक क्या होता है बेटा, एक आलाप होता है, यानी कोई भी पात्र नाटक का वो सामने खड़े होकर मन में कुछ बोलता है या अपने आप से बातें करता है। आगे बस समझ में, ये क्या कहलाता है, सॉलिलॉकी कहलाता है ये। जैसे आपने अभी 12th क्लास में कंपलसरी में एक पोएम पढ़ोगे जिसका नाम है कौन सा, कौन सी पोएम है, द 7 एजेज ऑफ ए मैन। उसमें जैक्स यानी जो ये पोएम ली गई है वो विलियम शेक्सपियर के किस्से एज यू लाइक इट नामक ड्रामा से ली गई है, जिसमें एक जैक्स नामक जो पात्र है वो क्या करता है, स्टेज पर होकर यानी मानव की 7 अवस्थाओं को बताता है। वो दुखी होता है और दुखी होकर मानव की क्या बताता है, 7 अवस्थाएं बताता है। ये सॉलिलॉकी है। एक सॉलिलॉकी आप पढ़ोगे, टू बी और नॉट टू बी, क्या करें क्या ना करें, टू बी और नॉट टू बी।
जिए तो जिए कैसे, टू बी और नॉट टू बी, जिए तो जिए कैसे, ये मतलब है आगे क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, आगे हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, ये अंदर ही अंदर क्या आते हैं, वार्तालाप आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिलोकी। तो रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू किससे, संबंध इसका सॉलिलोकी से क्या है, संबंधित है, और वो भी कैसा, क्लोजली, कैसा संबंध इसका, क्लोजली संबंध है। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी नाटकीय जो एकालाप होता है बेटा, उससे भी इसका क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। ये क्या है, क्लोजली कनेक्टेड। एक बार दोबारा लिख दे दो सेंटेंस सही करके, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू soliloquy एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब समझ में आ गया। आगे देखो, इट हैज बिकम, ये बन गया है, ये जो इंटीरियर मोनोलॉग है ये क्या हो गया है कि बन गया है, क्या बन गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस, यानी विशेष एक विशेष डिवाइस बन चुका है ये, किसकी, और 20th सेंचुरी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नॉवल, यानी जो उपन्यास होते हैं हमारे दार्शनिक उपन्यास, उनकी क्या बन गया, एक विशेष युक्ति बन गया है, एक विशेष तकनीकी बन गया है, कब की, 20वीं शताब्दी की। ये आपका इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार देख लो अच्छी तरह से, दोबारा सुन लो। मैंने बताया कि ड्रामेटिक या नॉन ड्रामेटिक फिक्शन में नैरेटिव टेक्निक का काम करता है। ये क्या करता है, व्यक्ति के विचारों को प्रस्तुत करता है, जो उसके यानी नायक होता है, जो पात्र होता है, उसके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं उनको क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है। कौन, इंटीरियर मोनोलॉग। आगे बस समझ में। अगला बताया था मैंने आपको कि ये जो है वो क्या है, अब कन्फ्लिक्ट्स को, किसको, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें, सेल्फ एनालिसिस होते हैं, इमेजिन डायलॉग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो सकता है या थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये किससे यूज किया जाता है, किस स्थान पर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्थान पर यूज किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है, सॉलिलोक्वी और ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड है। और ये क्या बन गया, 20वीं शताब्दी की जो साइकोलॉजिकल नॉवेल है 20वीं शताब्दी के, उनकी क्या बन गया है कि विशेष डिवाइस यानी युक्ति बन गया। कौन, हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आपका एक लिटरेरी टर्म, आपके 4 लिटरेरी टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। जो 5वां लिटरेरी टर्म जो आएगा आपका, वो होगा आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक है एम्पिरिज्म, यानी प्रभाववाद और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस 2 रहे हैं आपके, और शायद आपका कल में ही 2 कंप्लीट हो जाएं, और आपका 6 मार्क्स का जो टॉपिक था आपका लिटरेरी टर्म्स, ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया, कुछ आपको पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय, सी यू सून, थैंक यू।